मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है डेट 25 जुलाई। वर्कशीट हम करेंगे 9वीं। आपकी कक्षा है 10वीं। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है। तो अभी तक हमने जो वर्कशीट 8, 7 में किया था, पहले में हमने देखा था सत्याग्रह के बारे में, ठीक है, जब 1915 में गांधी जी लौटे थे। फिर पिछली 8 वर्कशीट में हमने क्या किया था, हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जो कि 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ था। तो ये डेट जो है आपकी पिछली वर्कशीट में गलत लिखी हुई है, गलत प्रिंट हो रखी है, उसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो अभी हम इसके आगे की बात करते हैं। अब हुआ क्या, इसके आगे ही आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। इसके बाद हुआ ये कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई और उसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। तो गांधी जी को लगा कि अभी लोग सत्याग्रह के लिए प्रिपेयर नहीं है, मास मूवमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं है, और अगर ये लॉ तोड़ेंगे, अगर ये कानून तोड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल देंगे। और अगर चलो मान भी लिया जाए कि हमारे जो देश के लोग हैं उनमें इतनी देशभक्ति है कि वो गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, तो कब तक, कितने मासेस मरेंगे, कब तक? तो लॉन्ग टर्म तक ये जो आंदोलन है ये नहीं चल सकता। और उनको ये भी लग रहा था कि एक तरह से हिंसा हुई है, हिंसा के वो बिल्कुल खिलाफ थे। तो इसलिए उन्होंने ये जो मूवमेंट था, ये उन्होंने असहयोग आंदोलन जो चलाया था, इसको उन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये अब उनको मार्च 1922 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको उसके बाद 6 साल की सजा हुई, ठीक है। तो अब कोई बहुत बड़ा लीडर जो आंदोलन है उसको गाइड करने के लिए नहीं है, तो लोग 2 गुटों में, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन में लोगों ने जो इलेक्शन थे, जो चुनाव हुए थे, उनको बायकॉट कर दिया था। और प्रॉपरली जो भी चुनाव हो रहे थे या फिर जो कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था, स्कूल में जाना बंद कर दिया था। अब 1919 में ना एक, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई थी। उसमें उन्होंने इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, इलेक्शन के पावर दी थी कि भाई इलेक्शन लड़ सकते हो आप। तो लेकिन जब ये आंदोलन चलाया गया तो इन्होंने इसको बायकॉट कर दिया था। अब बात हुई कि अब जो लीडर हैं वो तो जेल में हैं, तो उस टाइम में कि भाई जो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, ये पीरियड चल रहा है, तो उसमें जो लोग आधे आधे में बट गए। एक लोगों ने तो कहा कि भाई हम जो बायकॉट है उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो वो हो गए नॉन चेंजेस, उनको कहा गया नॉन, जिनमें कोई बदलाव नहीं आया। और कुछ ने कहा कि भाई हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिनको कहा गया स्वराजिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर बनी फिर इन लोगों ने ही मिलके स्वराज पार्टी बनाई। इनमें थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और आपके CR दास, और यहाँ पर थे वल्लभ भाई पटेल और C राजा गोपालाचार्य। ये लोग नॉन चेंजर्स में थे। इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है उसमें नहीं जाएंगे, और हम अपना मास को ही जागरूक करेंगे, मास के अंदर ही देशभक्ति की भावना पैदा करेंगे, जिससे कि जो आगे आने वाले आंदोलन हैं उनमें पार्टिसिपेट किया जा सके। इन्होंने कहा कि भाई हम लोग अपना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें रहेंगे, और वहीं से हम अगर जो इंग्लिश हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर कोई ऐसा लॉ पास करते हैं जो भारतीयों के खिलाफ है, तो हम उसको वहीं पर रोकेंगे और मुद्दों को उठाएंगे। तो दोनों ही एक तरह से आगे चल के दोनों ने ही अपना अपना इफेक्टिव काम किया। तो यहाँ से आपकी पहली टाइमलाइन स्टार्ट होती है। इन्होंने कहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो अब जो ये मैंने पूरी आपको बताई है, यहाँ से लेके पूरा ही आपको मैंने बताया है, तो इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये चीज हुई क्यों थी। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये चीज क्यों हुई थी, ठीक है ना। ये चीज पूरी की पूरी स्वराज पार्टी के पीछे बनी क्यों थी, स्वराज पार्टी बनी क्यों थी, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों बनी थी? क्योंकि नेता रहा नहीं था, तो कुछ लोग चाहते थे कि भाई हम चुनाव लड़ें, कुछ लोग चाहते थे कि हमें बायकॉट ही रखना है। तो इस तरीके से 2 पार्टियों में बट गई। अब यहाँ पर हुआ 1927 में साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आप लोगों ने सुना होगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, काले कलर के जो रंग के झंडे दिखाए गए थे प्रोटेस्ट में। तो ये हुआ क्यों था? जो 1919 में कहा गया था कि भाई हम धीरे धीरे करके इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि उनका वो खुद ही अपना राज कर सके, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी रिफॉर्म्स दी गई थी, जितनी भी सुधार किए गए थे,
तो उसका यहाँ पर जायजा लेना था, उसका रिव्यू करना था और ये भी देखना था कि भाई आगे जो भारत है उसको जो संविधान है वो किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से उनको आगे सत्ता में चलाना है। तो ये साइमन कमीशन में बात की गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस जो थी उस टाइम बन चुकी थी, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता थे, इतना एक पॉलिटिकल अवेयर सेक्शन होते हुए भी इंडिया का राजनीतिक अवेयरनेस थी, जागरूकता थी, फिर भी इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई क्यों कोई भी भारतीय नहीं लिया गया, क्यों भारतीय को ये नहीं समझा जा रहा कि वो अपने देश का भविष्य खुद डिसाइड करे। तो इस बात को लेके उन्होंने साइमन कमीशन को बहुत विरोध किया। फिर इसी तरीके से साइमन कमीशन में ये लोग जो है वो कहते हैं कि भाई जो इंडियंस हैं वो योग्य ही नहीं है अपना संविधान बनाने के। तो ये चैलेंज लेते हैं मोतीलाल नेहरू चैलेंज लेते हैं और सभी ऑल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं एक मिनी संविधान टाइप रूल्स और रेगुलेशन दिए जाते हैं। अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो मैं वहीं पर पहुंचने वाली हूँ। तो उसके पीछे हुआ क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्यों एक्चुअली जिस तरीके से हमने कहा जो 1 अगस्त 1920 के जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसके पीछे कई रीजन थे। एक तो ये रीजन था कि भाई जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, फिर खिलाफत का इशू था, कई सारे इशू थे और बाकी आजादी के लिए तो लड़ ही रहे थे। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़े। तो मोतीलाल नेहरू ने फिर एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट तैयार किया, इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और उसमें कुछ रूल्स कुछ आपके शर्तें रखी गई। तो उन शर्तों में नेहरू रिपोर्ट के अनुसार तो ये था कि भाई हमारे देश में जो डोमिनेंस स्टेटस है वो दे दिया जाए, डोमिनेंस स्टेटस हमें चाहिए। लेकिन नेहरू के जो यंगर एलिमेंट हमारे कांग्रेस में थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा कि अभी भी डोमिनेंस स्टेटस मांग रहे हो, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। लेकिन वहां पर गांधी जी ने 1928 की बात हो रही है, ठीक है, 1928 की लखनऊ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 1928 में उन्होंने कहा कि अभी भी हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसे आप एकदम सीधे से मत मना करो, डोमिनेंस स्टेटस मिल रहा है तो इसको ले लेते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली पूर्ण स्वराज्य में पहुंच जाएंगे। तो उनके कहने पर ये हुआ कि चलो ठीक है डोमिनेंस स्टेटस, तो लेकिन डोमिनेंस स्टेटस भी नहीं दिया गया। फिर 1929 में फिर से 19 दिसंबर में लाहौर में, ठीक है, लाहौर में फिर से कांग्रेस का सेशन हुआ जहां पर जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो मकसद जो है अब क्या है, हमारा मकसद है, इससे पहले नवंबर में 1929 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी थी और जहां पर दिल्ली मैनिफेस्टो में कुछ शर्तें रखी जा चुकी थी कि भाई आप ये शर्तें मानो। लेकिन इरविन ने वो शर्तें मना कर दी थी कि वो इरविन ने ये कह दिया था कि हम उन शर्तों को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है शायद एक स्टेटमेंट कि यहाँ पे लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 में डोमिनेंस स्टेटस की घोषणा। इस स्टेटमेंट को ये मत सोच लेना कि भाई यहाँ पे डोमिनेंस स्टेटस मिल गया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो हमने 1919 में जो बात की थी ना आप लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट देने की, उसका मतलब हमारा यही था कि भाई हम आपको डोमिनेंस स्टेटस ही दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज फिर कुछ और चीजें, कुछ और शर्तें रखी गई, लेकिन वहां पे इरविन के साथ बात नहीं बनी। तो फिर इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी, देखिए अभी लाहौर में सेशन होता है, दिसंबर पहले बात होती है नवंबर 1929 में, ठीक है, इरविन कहते हैं कि हम डोमिनेंस स्टेटस देंगे। फिर लाहौर दिसंबर में 1929 में इनको पता लग गया कि ये हमें कुछ नहीं देने वाले, तो हम अब पूर्ण स्वराज्य मांगेंगे और हमें पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए, अब हमें डोमिनेंस स्टेटस चाहिए ही नहीं है। तो फिर बात आती है कि 26 जनवरी 1930 यानी कि अप्रोक्स 1 महीने बाद हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे
सेलिब्रेट किया गया, वैसे वाला नहीं, बस मान लिया कि भाई आज से हम इंडिपेंडेंस की तरफ लड़ेंगे, तो इसलिए उसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में उस दिन सेलिब्रेट किया गया 1930 में। और इसीलिए आज भी 26 जनवरी जो 1950 हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में हमने रखा हुआ है, 26 जनवरी जो हम मनाते हैं, तो इसी डेट के रिलेवेंस में हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो अब हम पहुंचते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी भी अपना 11 पॉइंट रखते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको फ्री कर दो, टैक्स कम कर दो, कई सारी 11 डिमांड रखते हैं, लेकिन इरविन 11 डिमांड्स को मानने से मना कर देते हैं। फिर गांधी कहते हैं कि भाई आपके पास टाइम है 31 जनवरी 1930 तक का, अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो फिर गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते हैं। मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। कहाँ? उन्होंने मार्च में स्टार्ट की थी, देखो मार्च में स्टार्ट हुई। फिर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ गाड़ी पहुंचकर कानून तोड़ा और आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि वो 6 अप्रैल को पहुंचे। कब शुरू की थी उन्होंने? मार्च में, यानी कि 1 अप्रैल, 1 महीना लग गया अप्रोक्स उनको पहुंचने में। ये उन्होंने यात्रा शुरू की थी अपने 78 साथियों के साथ। फिर दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। अब उन्होंने नमक को ही क्यों चुना, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अभी। नमक को इसलिए चुना कि नमक एक ऐसी चीज थी, पानी के बाद नमक एक ऐसी चीज थी जो हर घर में यूज होती थी, और ये इशू अगर उठाया जाएगा, इस पे वो लोग टैक्स ले रहे थे। इवन इतनी छोटी सी चीज जो हर इंसान यूज कर रहा है, गरीब है, भुखमरी है, वो भी लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ तक जनता को इफेक्ट किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो अगर ये इशू उठाया जाएगा तो हर भारतीय के दिल को छुएगा और हर भारतीय अपने आप को इससे रिलेट कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने नमक को सत्याग्रह के रूप में चुना कानून। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस तरीके से अलग था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था कि आपको कानून तोड़ने तक की भी कहा गया था कि भाई कानून भी तोड़ सकते हो आप, ठीक है। लेकिन असहयोग आंदोलन में क्या था कि हमें सिर्फ सहयोग बंद करना था। हम कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, हम कोर्ट केस नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस तरीके का असहयोग आंदोलन में था। ये जो चीजें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी थी, लेकिन कानून तोड़ने वाला प्रोविजन यहाँ पे स्पेशल था। तो यहाँ पे देखेंगे इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून, यानी कि औपनिवेशिक जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेजों के रूल थे, उनका उल्लंघन करने के लिए भी कहा। देश के विभिन्न भागों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया, ठीक है, धरने धरे। विरोध के तरीकों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, शराब की दुकान के सामने पिकेटिंग करना, धरना करना, लगान न देना, चौकीदारी टैक्स न देना, वन कानूनों का उल्लंघन करना आदि शामिल थे। सरकार ने आंदोलन को निर्ममता से कुचल दिया। हालांकि सरकार ने बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन यूज किया और लेकिन फिर भी इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा था कि भाई लोग फॉरेन की चीजें यूज नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने चाहा कि भाई सुलह कर लेते हैं। तो फिर हुआ 1931 में गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उनकी शर्तें मानी नहीं गई थी। 3 गोलमेज हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले में भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, दूसरे में पार्टिसिपेट किया था, तीसरे में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो गांधी इरविन का समझौता होता है। यहाँ पर बहुत सारी डिमांड तो मान ली जाती हैं। गांधी जी कहते हैं कि जितने भी हमारे राजनीतिक नेता हैं उनको आप जेल से फ्री करो बिना कंडीशन के, और टैक्स को कम करो। जिन लोगों की जमीनें आपने नहीं बेची हैं अभी तक उनको उनकी जमीनें वापस कर दो। कई सारी चीजें यहाँ पर थी, लेकिन 2 शर्तें ऐसी थी जो गांधी इरविन में नहीं मानी गई थी। तो गांधी का यहाँ पर कहना था कि भाई जो भगत सिंह हैं और उनके साथी हैं उनको फांसी की सजा ना देके उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो लेकिन ये शर्त भी नहीं मानी गई थी उनकी। तो इस तरीके से लेकिन फिर भी समझौता हो गया था और गांधी जी ने कह दिया था कि ठीक है भाई, हम द्वितीय गोलमेज में हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब द्वितीय गोलमेज में वो जाते हैं। द्वितीय गोलमेज में और प्रॉब्लम क्या होती है, जो पृथक निर्वाचन का ऑफर दे दिया जाता है अल्पसंख्यकों को, और जो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, एंग्लो इंडियंस थे। इसको थोड़ा समझेंगे कि ये है क्या, पृथक निर्वाचन क्या है। देखो यहाँ चलते हैं। 1919 में क्या हुआ था कि पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन दिया गया था। किसको दिया गया था? मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था।
अभी प्रत्येक निर्वाचन होता क्या है कि जैसे अब एक नेता को चुनना है, मुस्लिम जब लीडर खड़ा होगा तो मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकेगा, हिंदू उसको नहीं चुनेगा। तो एक तरह से इनका चुनाव अलग हो गया, हमारा चुनाव अलग हो गया। तो अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन में क्या कर रहे हैं, अब ये जो और डिवाइड कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम जो SC ST हैं, ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास हैं एक तरह से SC ST, और जो क्रिश्चियंस हैं, जो एंग्लो इंडियंस हैं, जो सिख हैं, उन सबको हम सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, भाई अपना अपना नेता खुद चुनो। तो इस तरीके से तो इंडिया बिल्कुल ही, इनका मकसद था कि डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर गांधी जी से बात नहीं बनती है। गांधी जी कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप तो बिल्कुल देश को डिवाइड कर रहे हैं। तो वहां से लौटने के बाद गांधी जी सोचते हैं कि मुझे अपने देश को यूनाइट करना है, और जो अत्याचार हो रहे हैं, जो डिप्रेस लोग हैं, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसको मुझे खत्म करना है, और उसको लेके लोगों में अवेयरनेस लेकर आनी है। हरिजनों को, हरिजन जो वर्ड था उन्होंने ही दिया था पहली बार, इन सबको दूर करना है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ में था। एक तो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो इन्होंने कुचल दिया था, उसके बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ये डेट्स आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर आपको जिस तरीके से मैं एक थोड़ा स्टोरी बनाने की कोशिश करती हूँ सो दैट आपको समझ में आए। अब जब मैंने वर्कशीट बनाना स्टार्ट किया था तो 1920 से पहले वाला फंडा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर बताएं कि 1920 से क्या हिस्ट्री चल रही थी, क्यों 1909 में क्यों ऐसे इलेक्टोरेट दिया गया था, क्यों जो दो गुटों में बटा हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इसी तरीके से स्टोरी फॉर्म में आपको हिस्ट्री कराई जाए, ज्योग्राफी कराई जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट और लाइक से ही हमें अंदाजा लगता है कि बच्चों में जो वीडियो जा रही है वो कितनी पसंद आ रही है और कितनी पसंद नहीं आ रही है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये इफेक्टिव है और अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करो। कि एक जो एजुकेशन जो होती है, कह सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया कोर्स होता है। एजुकेशन जितनी हम बांटते हैं उतनी बढ़ती है। तो इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड किया करो, और कमेंट और लाइक से ही हमें अंदाज़ा लगता है कि वीडियो किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल, अब मैं हिस्ट्री की वीडियो बनाती हूँ लेकिन उस पर बहुत कम व्यू आते हैं, तो समझ में आता है कि बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक में, तो फिर इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई जाएगी। लेकिन अगर किसी वीडियो पे बहुत अच्छे लाइक आते हैं, बहुत अच्छे व्यू आते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, इस पर मेहनत की जा सकती है ना। आप लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पर ही हमें वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। गांधी जी ने नमक जैसी साधारण चीज को आंदोलन के लिए क्यों चुना? क्या आज भी नमक पर कर लगाया जाता है? तो बच्चों देखो, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने विरोध के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग किया? तो ऊपर है ये ऑप्शन, ये दिया हुआ है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। एक तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस बार लोगों ने, यहाँ से स्टार्ट करना है। इस बार लोगों ने, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए बल्कि उपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। यहाँ तक आपको करना है कि चौकीदारी टैक्स यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको ये एंड करना है। यहाँ शामिल थे तक आपको सेकेंड आंसर आएगा। फिर चलते हैं थर्ड आंसर में। अब कह रहे हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हुआ? यहाँ पे इसलिए असफल हुआ क्योंकि बात की गई यहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसलिए असफल रहा क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जो गांधी जी हैं और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सहमति नहीं हो पाई, इसलिए ये असफल हो गया, ठीक है। अब अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले दो प्रमुख सुधारक के नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी जी का, तो एक नाम लिख ही सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, अंबेडकर का नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। ये तो हमारे वर्कशीट में से ही हो गए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लिखवा देते हैं, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लेना साथ के साथ। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है क्योंकि नमक जो है, नमक ही एक ऐसा आइटम था या वस्तु थी जो पानी के बाद हर घर में प्रयोग होती थी। हर भारतीय
इस पर टैक्स लगने से पीड़ित था। इतनी छोटी चीज पर भी टैक्स था जिसे गरीब से गरीब लोग भी प्रयोग करते थे। तो नमक को आंदोलन के रूप में चुनने का मतलब था आंदोलन को हर भारतीय तक पहुंचाना। हर भारतीय खुद को, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, खुद को इससे संबंधित देख सकता था। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी क्या आज भी नमक पर कर लगाया जाता है? कुछ देश हैं जिनमें आज भी है नमक पर, लेकिन हमारे भारत में नहीं है। वैसे तो जब ये CDM यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, इसके बाद भी जो नमक का कानून था वो नहीं हटा था। ये हमारा जब हम आज़ाद हुए 1946 के आसपास, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तब ये टैक्स को अबोलिश किया गया था। तो आज हमारे देश में नमक पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। सो ये इस तरीके का आपका टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में ही आपकी वर्कशीट कराई जाती है। बाकी फर्दर आप सजेस्ट कर सकते हैं और बेहतर बनाने के लिए कि किस तरीके से आपको और अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखाया जाए। अभी चैप्टर वाइज भी हम इनको करेंगे। अभी वर्कशीट्स का ही आपका काम होता है, डेली 3 सब्जेक्ट की वर्कशीट आती हैं, तो चैप्टर वाइज भी हम स्टार्ट करेंगे। और एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि संडे हमारा फ्री होगा, कोई वर्कशीट नहीं आएगी, तो उस दिन हम जितने भी हमारे 7 दिन में जो वर्कशीट आई थी, उन वर्कशीट में से एक क्विज बना लेते हैं कि आपने कितना एब्जॉर्व किया। उस क्विज के बहाने एक तो आप एक दूसरे से भी इंटरेक्ट कर पाओगे, सारे बच्चे ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन सेशन होगा, आप लोग, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग जवाब दोगे, तो एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा, जो कि लॉकडाउन के टाइम में हो नहीं पा रहा है। तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब पढ़ो, खूब खेलो और स्वस्थ रहो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।